फिल्म की शुरुआत एक लड़का और एक लड़की से होती है जिनका नाम रिच और हैली होता है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं। रिच हैली से आगे उस ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। उसके बाद हैली का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन वह रस्सी से बंधी होती है, इसलिए वह बाल बाल बच जाती है। फिर रिच हैली की ओर देखता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। हैली रिच से कहती है, मुझे ऊपर खींचो, लेकिन रिच नहीं आता है। तब हैली कहती है, मजाक करना बंद करो। तभी हैली रिच को देखती है और उसके चेहरे पर रिच का खून टपकता है और कोई रिच को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है और हैली को ऊपर की ओर खींचने लगता है। हैली बहुत डर जाती है और जल्दी से रस्सी को काट देती है। फिर चट्टान को मजबूती से पकड़ लेती है। वह दूसरी रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे रिच के पास गिर जाती है। रिच मर चुका होता है। तभी उसे किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही हैली वहाँ से भागने लगती है। हैली अपनी कार के पास पहुँचने ही वाली होती है, लेकिन वह एक कंटीली रस्सी में फंस जाती है और कोई उसे पीछे से खींच लेता है। उसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों के बीच से गुजरता एक मेडिकल छात्र क्रिस फ्लिन को दिखाया जाता है, जो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। आगे रास्ता जाम होता है, जिससे क्रिस को रुकना पड़ता है। वह थोड़ा जल्दी में होता है क्योंकि वह पहले से ही थोड़ा लेट हो चुका होता है। फिर क्रिस अपनी कार से उतरता है और एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है, यहाँ आगे क्या हुआ है? ट्रक ड्राइवर जवाब देता है, आगे एक ट्रक पलट गया है और उसका सारा केमिकल रोड पर फैल गया है। क्रिस पूछता है, उसे हटाने में कितना समय लगेगा? ट्रक ड्राइवर कहता है, कुछ घंटे तो लगेंगे। क्रिस वहाँ से अपनी कार मोड़ता है और अपने दोस्त को फोन करता है। वह कहता है, मेरा इंटरव्यू शाम 6:30 बजे है, मैं करीब आधा घंटा लेट पहुँचूंगा। लेकिन तभी फोन कट जाता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता है। क्रिस शॉर्टकट रास्ता लेता है। फिर क्रिस एक पुराने पेट्रोल पंप के पास रुकता है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है। क्रिस उससे कहता है, मुझे एक इमरजेंसी कॉल करनी है। वह कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होता है। क्रिस पूछता है, क्या यहाँ कोई और फोन है? बुजुर्ग जवाब देता है, नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक फोन है। क्रिस बुजुर्ग को बोलता है कि यहाँ पूरा हाईवे जाम है, कोई ऐसा रास्ता है जो साउथ की ओर जाता हो? बुजुर्ग बोलता है, नहीं। क्रिस वहाँ एक नक्शा देखता है और उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है जो साउथ की ओर जाता है। वह बुजुर्ग को थैंक्स कहता है और उस कच्चे रास्ते पर साउथ की ओर निकल पड़ता है। आगे जाकर रास्ता 2 भागों में बंटा होता है और क्रिस अपनी कार को बाईं ओर वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ देता है। आगे क्रिस को रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जिसे वह अपनी गाड़ी के आईने में देखता है। फिर अचानक आगे खड़ी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। यह कार हाइकिंग ट्रिप पर गए लोगों की होती है और फिर वे लोग आ जाते हैं, जिनका नाम कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसिन होता है। कार्ली और स्कॉट क्रिस से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्रिस कहता है, यह कार रोड के बीच में क्यों खड़ी थी? इवान गुस्से में कहता है, क्योंकि यह पंचर है, बेवकूफ, ये फ्रांसिन की गाड़ी होती है। फ्रांसिन बोलती है, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। स्कॉट कहता है, अब बस भी करो, ये भरपाई कर देगा। क्रिस पूछता है, ये पंचर कैसे हुआ? फ्रांसिन कहती है, किसी ने कटी हुई तार छोड़ रखी थी। तभी जेसी आती है एक कटीली तार लेकर और कहती है, मुझे यह पेड़ से बंधा हुआ मिला, किसी ने जानबूझकर किया है। जेसी कहती है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ जाकर फोन करके आती हूँ। क्रिस बोलता है, कोई फायदा नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ फोन काम नहीं कर रहा। फिर वे लोग जंगल में मदद लेने के लिए जाने का फैसला करते हैं। जेसी क्रिस से उसका नाम पूछती है। इसके बाद सभी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं। जेसी, कार्ली, स्कॉट और क्रिस मदद की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर वे लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उधर इवान और फ्रांसिन कार के ऊपर मजे से बातें करते हुए सिगरेट पी रहे होते हैं। फिर रास्ते में वे चारों को एक मरा हुआ नेवला मिलता है और उसे देखते हैं और वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इवान और फ्रांसिन जेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फ्रांसिन इवान को उसका पेंट उतारने के लिए बोलती है। फ्रांसिन में इवान का पेंट उतारती है। फिर वे चारों को जंगल में आग जलता हुआ दिखता है, लेकिन वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर इवान और फ्रांसिन दोनों गाड़ी में खाना ढूंढ रहे होते हैं। फ्रांसिन को कार में कुछ खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन वह इसके बारे में इवान को नहीं बताती है। उसी दौरान इवान को सामने ही जंगल में कुछ अजीब सा चीज होने का एहसास होता है और उसे देखने जाता है और फ्रांसिन इवान को गाड़ी के पास नहीं देखने पर वह उसे देखने जाती है और वहाँ पर इवान का जूता पड़ा मिलता है और वहीं पर थोड़ा सा आगे कटा हुआ कान दिखता है और वह बहुत डर जाती है और एक आदमी पीछे से फ्रांसिन के मुंह पर कटीले तार लपेट देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और इधर वे चारों एक पुल के पास पहुँच जाते हैं और वे लोग वहाँ से आगे जाते हैं और आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारा पुराना गाड़ी पड़ा होता है। क्रिस दरवाजा खटखटाता है। क्रिस दरवाजा खोलता है। जेसी बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? हम किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुस सकते। और कार्ली बोलती है, मुझे बाथरूम जाना है। क्रिस बोलता है, हमारी कार खराब हो चुकी है और हमें अभी फोन की सख्त जरूरत है। और वे सभी घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर उन्हें
उन्हें कहीं भी फोन नहीं मिलता है। उन्हें घर के अंदर गाड़ियों की चाबी और बहुत सारा सामान पड़ा मिलता है और कार्ली को बाथरूम मिल जाता है। क्रिस को कटा हुआ मांस और बोतल में खून रखा देकर अजीब लगता है। जेसी को वैसा ही कटीले तार मिलता है जिससे उन लोगों का गाड़ी पंचर हुआ था और क्रिस को एक डिब्बे में कटा हुआ मांस मिलता है। कार्ली को बाथरूम में मरा हुआ आदमी का हाथ दिखाई देता है। फिर वह तुरंत बाथरूम से निकलती है। फिर चारों वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन आगे से नरभक्षी आदमी गाड़ी से आते हैं। उन्हें देखकर वे पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद होता है। वे चारों घर के अंदर ही छिपे रहते हैं और नरभक्षी आदमी घर के अंदर आते हैं। जेसी और क्रिस जहाँ छिपे रहते हैं वहाँ पर फ्रांसिन का बॉडी गिरा देते हैं। वे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन डर से कोई भी आवाज नहीं करता है और फ्रांसिन की बॉडी को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। एक नरभक्षी आदमी का गोली उन लोगों के पास गिर जाता है, लेकिन वह गोली उसे वापस मिल जाता है और वह उन्हें देख ही नहीं पाता और वे फ्रांसिन के शरीर को काट देते हैं। फिर हमें फ्रांसिन का कटा हुआ शव दिखाया जाता है और सभी नरभक्षी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। क्रिस और जेसी उसी पलंग के नीचे छुपे होते हैं जहाँ पर एक नरभक्षी सो रहा होता है और दोनों धीरे से वहाँ से निकलते हैं। स्कॉट और कार्ली भी छुपे होते हैं, वहाँ से धीरे से निकलते हैं। कार्ली फ्रांसिन की बॉडी को देखकर इमोशनल हो जाती है। क्रिस दरवाजा खोलता है और निकलने वाले होते हैं। ऊपर एक रेडियो तार होता है जिसे क्रिस पकड़ लेता है और वे सब धीरे धीरे निकलते हैं। फिर एक नरभक्षी क्रिस को देख लेता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं नीचे गाड़ी में और नरभक्षी घर की ओर आते दिखाई देते हैं और वे लोग जंगल की ओर भागते हैं और बहुत सारा गाड़ी पड़ा रहता है। वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गाड़ियों में खून पड़ा रहता है। क्रिस गाड़ियों की चाबी ढूंढने की बात करता है, लेकिन नरभक्षियों के आने की आवाज सुनकर वे लोग छिपने लगते हैं और नरभक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्रिस कहता है उनकी गाड़ी का इंजन चालू है, हमें किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचना होगा। स्कॉट कहता है हम में से कोई एक उनका ध्यान दूसरी दिशा की ओर भटकाएगा और बाकी सभी ट्रक की ओर भागेंगे। क्रिस उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन उसके पैर में गोली मार देते हैं। सभी नरभक्षी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। स्कॉट क्रिस को बचाने के लिए कार्ली से कहता है तुम सब ट्रक की ओर चले जाना, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। सभी नरभक्षी स्कॉट के पीछे भागते हैं और जेसी और कार्ली क्रिस को सहारा देकर ट्रक की ओर ले जाते हैं। स्कॉट तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है और बाकी लोग ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कार्ली कहती है हमें स्कॉट को ढूंढना होगा, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। उधर स्कॉट दौड़ते हुए सड़क की ओर आ रहा होता है। कार्ली उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। स्कॉट उनके पास पहुँचने ही वाला होता है, लेकिन तभी नरभक्षी पीछे से उस पर तीर चला देते हैं। नरभक्षी स्कॉट पर 3 तीर चलाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर वे उनकी गाड़ी पर भी तीर चलाते हैं, लेकिन जेसी, कार्ली और क्रिस स्कॉट को पीछे छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नरभक्षी स्कॉट को अपने साथ ले जाते हैं। आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है और गाड़ी को रोकते हैं और तीनों वहाँ से पैदल आगे बढ़ते हैं। तब कार्ली कहती है मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। जेसी उसे समझाते हुए कहती है स्कॉट ने हमारी खातिर अपनी जान दांव पर लगाई, हमें उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और फिर वे सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में एक ट्रैप से बाल बाल बचते हैं और कुछ नरभक्षी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। फिर वे एक जगह थोड़ी देर आराम करते हैं, तभी उन्हें एक पुराना वॉच टावर दिखाई देता है। वे वहाँ जाते हैं और क्रिस कहता है अगर कोई फोन मिल जाए तो मदद मिल सकती है। इसके बाद तीनों वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं। टावर के ऊपर पहुँचने पर उन्हें दूर दूर तक कोई सड़क दिखाई नहीं देती, सिर्फ पेड़ और पहाड़ नजर आते हैं और शाम हो जाती है। वहाँ उन्हें एक ट्यूबलाइट और एक रेडियो मिलता है। वे रेडियो चालू करके मदद मांगते हैं, लेकिन उसी समय नरभक्षी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तीनों तुरंत लाइट बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर वे वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि अचानक रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। आवाज सुनकर नरभक्षी उन्हें ढूंढ लेते हैं और टावर पर चढ़ने लगते हैं। जेसी रेडियो पर कहती है हम जंगल में एक वॉच टावर में फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता हम किस जगह पर हैं। वे लोग हमें मारना चाहते हैं और हमारे दोस्त को भी मार दिए, कृपया हमारी मदद कीजिए। इस पर पुलिस उन्हें कहता है वहीं रुको, हम तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वे जहाँ से ऊपर चढ़े थे वहाँ कुछ भारी सामान रख देते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। तभी एक नरभक्षी का हाथ ऊपर आता है जिसे क्रिस अपने पैर से जोर से दबा देता है और वे लोग नीचे से टावर के ऊपर आग लगा देते हैं। क्रिस कहता है हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा। फिर वह पेड़ की ओर छलांग लगाता है और पेड़ के ऊपर अटक जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है, वह गिरने वाली होती है, लेकिन क्रिस उसे ऊपर खींच लेता है। फिर जेसी भी कूद जाती है और इस तरह तीनों पेड़ के ऊपर सुरक्षित पहुँच जाते हैं। जेसी पूछती है क्या उन्होंने हमें देख लिया? क्रिस कहता है पता नहीं। तभी नरभक्षी पेड़ की ओर तीर चलाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं और फिर तीनों धीरे धीरे पेड़ की दूसरी ओर जाते हैं ताकि नरभक्षियों से बच सके। एक नरभक्षी पेड़ पर चढ़ जाता है और कार्ली सबसे पीछे होती है और कार्ली को नरभक्षी कुल्हाड़ी से मार देता है। नरभक्षी क्रिस और जेसी की ओर बढ़ता है, तब दोनों उसे गिराने की एक योजना बनाते हैं। जेसी पेड़ की दूसरी ओर जाकर जोर से चिल्लाती है। जैसे ही नरभक्षी उसकी तरफ आता है, जेसी पेड़ पर लेट जाती है और धीरे धीरे
सरकती है। उसी समय क्रिस पेड़ की एक डगाल को छोड़ देता है, जिससे वह नरभक्षी नीचे गिर जाता है। गिरा हुआ नरभक्षी के पास और नरभक्षी आ जाते हैं और क्रिस और जेसी वहाँ से निकलकर एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। वे लोग क्रिस और जेसी को नहीं देख पाते और वहाँ से निकलते हैं और सुबह हो जाती है। जेसी क्रिस के जख्म पर पट्टी बांधती है। क्रिस कहता है, तुम्हारे दोस्तों के लिए मुझे बहुत दुख है। जेसी कहती है, जब मैं शुक्रवार को घर आई तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि अब हम साथ नहीं रह सकते। जब कार्ली ने यह बात सुनी तो कार्ली, स्कॉट, फ्रांसिन और इवान चारों ने अपना सारा काम छोड़कर मुझे यहाँ घुमाने ले आए। वह कहती है, वे सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और अब वे नहीं हैं। क्रिस बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें सामने एक सड़क दिखाई देती है। जैसे ही क्रिस और जेसी सड़क की ओर बढ़ने लगते हैं, एक नरभक्षी वहाँ आ जाता है। वह जेसी को पकड़ लेता है और क्रिस को ढलान की ओर धक्का दे देता है। जेसी को नरभक्षी ले जाता है और क्रिस पुलिस की गाड़ी आते देख उसकी ओर जाता है। क्रिस उसे रोकता है और कहता है, जल्दी करो, वे लोग उसे ले गए हैं। पुलिस वाला कहता है, तुम में से कोई टावर से कॉल किया था? फिर पुलिस वाले को तीर से नरभक्षी मार देता है। क्रिस गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन नरभक्षी तीर चलाता है। क्रिस गाड़ी से में उतरकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वह गाड़ी के पास आता है और क्रिस को देखता है, लेकिन क्रिस वहाँ से निकलकर बाहर छिप जाता है। नरभक्षी पुलिस को गाड़ी में डालता है और वह गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी क्रिस जल्दी से गाड़ी के नीचे लटक जाता है और उसके साथ चला जाता है। उधर जेसी एक बिस्तर पर बंधी होती है और नरभक्षी उसे काटने ही वाला होता है। तभी वह गाड़ी की आवाज सुनता है और रुक जाता है। क्रिस गाड़ी के नीचे से निकलकर एक गाड़ी के पास छिपा होता है और उस पुलिस वाले को जेसी के सामने काटते हैं। उसके बाद जेसी को काटने के लिए आता है और क्रिस दरवाजा में आग लगा देता है और कार से दरवाजा को तोड़ देता है। क्रिस एक बोतल फेंकता है और एक नरभक्षी को आग पकड़ लेता है। क्रिस गाड़ी के पाना को पकड़ता है और उसे मार डालता है। फिर क्रिस जेसी के मुंह से पट्टी और एक हाथ को खोलने वाला होता है। तभी एक नरभक्षी उसे पीछे से खींचकर फेंक देता है और नरभक्षी एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और क्रिस के ऊपर हमला करता है। वह क्रिस को मारने ही वाला होता है। तभी जेसी जल्दी से अपना दूसरा हाथ को खोलती है और पीछे से तीर से उसके सिर को मार देती है और वह मर जाता है। और क्रिस जेसी के पैर को खोल रहा होता है तभी और एक नरभक्षी आ जाता है और क्रिस को मारता है। तभी एक जलती हुई लकड़ी से जेसी उसको मारती है। वह जेसी के ऊपर हमला करता है। फिर क्रिस एक चैन से उसके गला को पकड़ लेता है और जेसी एक कुल्हाड़ी से उसको मार देती है और वे पूरी तरह से नहीं मरे होते हैं। एक नरभक्षी जेसी के पैर को पकड़ लेता है, उसे छुड़ाते हैं और वे दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। क्रिस गाड़ी के टैंक को बंदूक से मार देता है और ब्लास्ट हो जाता है और पूरा घर जल जाता है और उन लोगों की गाड़ी लेकर क्रिस और जेसी वहाँ से निकल जाते हैं। वे पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकते हैं। क्रिस वहाँ का नक्शा अपने साथ ले जाता है और वहाँ का बुजुर्ग उसे घर के अंदर से देख रहा होता है और फिर क्रिस और जेसी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला को दिखाया जाता है जो जले हुए घर के पास पहुँचता है और उसे एक जली हुई लाश मिलती है। तभी पीछे से एक नरभक्षी आता है और उसे मार देता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।